अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? तो CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग की इस शॉर्ट लेक्चर सीरीज में आज फिर आपको वेलकम कहते हैं। तो आपने देखा है कि पिछले चंद लेक्चर से हम एल्गोरिदम के टॉपिक को ही डिस्कस कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में भी, जो कि 91 से लेकर 95 मॉड्यूल्स तक है, हम अगेन एल्गोरिदम को ही कंटिन्यू करेंगे। कुछ नई चीजें हैं वो देखते हैं। तो चलिए आज वीडियो फिर स्टार्ट करते हैं। सूडो कोड को देख रहे थे पिछले चैप्टर में भी या पिछले लेक्चर में भी, और हमने वहाँ पे वाइल स्ट्रक्चर या रेपिटेशन स्ट्रक्चर जो है वो देखा था। आज हम देखते हैं कि ये जो फंक्शन स्ट्रक्चर है या फंक्शन से क्या मुराद होती है हमारी। तो फंक्शन जो है, आप ये समझ लीजिए आसानी के लिए, एक छोटा सा पीस ऑफ कोड होता है जिसको हम दोबारा जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। इसीलिए अगर आपने देखें तो यहाँ पे पर्पस पे लिखा हुआ है कि ये क्या है कि रीयूजेबल एक्टिविटी है। कोई एक एक्टिविटी है, कोई एक काम है, लेकिन आप उस लिखे हुए कोड को रीयूज कर लेते हैं जब आपको जरूरत पड़ती है। सबसे आसान तरीन मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ। एक बैंक का सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है, तो वहां पे ज़कात की कैलकुलेशन का एक छोटा सा कोड या फंक्शन लिखा हुआ है। जिनकी भी ज़कात की डिडक्शन होनी है, एक ही फंक्शन लिखा हुआ है और वो बार बार रीयूज हो जाता है। तो ये इसलिए कहा गया कि एक फंक्शन का जो पर्पस होता है वो क्या है, एक रीयूजेबल एक्टिविटी है या एक ऐसा कोड, एक ऐसा पीस ऑफ कोड जिसको हम एक दफा लिख के बार बार यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में। कुछ इनको कहते हैं कि ये सब प्रोग्राम्स हैं, यानी प्रोग्राम का छोटा सा एक हिस्सा है। और हकीकत में ऐसा भी है कि ये प्रोग्राम का एक छोटा सा हिस्सा है, या दूसरे लफ्जों में एक प्रोग्राम बहुत सारे फंक्शंस पे मुश्तमिल होता है। इसको प्रोसीजर भी कहा जाता है। यानी एक फंक्शन लिखा मैंने आपने, तो हम कह सकते हैं कि हमने एक प्रोसीजर लिखा है, या फलां काम करने के लिए आपने क्या प्रोसीजर कोड किया लिखा हुआ है। इसी तरह इसको मेथड भी कहते हैं। तो सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में जब आप जाएंगे और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को स्टडी करेंगे, तो वहां पे आप देखेंगे कि इनको मेथड्स भी कहा जाता है। इसी तरह कुछ और लैंग्वेजेस हैं, वो भी फंक्शन को मेथड कहती हैं। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि पाइथन जो है उसका भी कन्वेंशन है कि वो फंक्शंस को मेथड कह लेती है। तो फंक्शन हो, मेथड हो, प्रोसीजर हो या सब प्रोग्राम हो, इन सबसे मुराद एक ही है। अच्छा, स्ट्रक्चर क्या है जी? लिखा कैसे जाएगा? हम डिफाइन यानी डेफ का कीवर्ड यूज करेंगे। उस फंक्शन का जो हमने नाम लिखना होगा वो देंगे, उसके आगे फिर हमने पैरेंथेसिस देनी है। तो ये क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक एक फंक्शन की डिक्लेरेशन होगी कि लिखा कैसे जाएगा। इसको हमने क्या कहा था कि ये क्या होगा, सिंटैक्स होगा। और ये जो नेम है, ये फंक्शन का क्या है, आइडेंटिफायर है। यानी ऐसा हो सकता है ना कि एक प्रोग्राम में, एक सॉफ्टवेयर में 20 फंक्शन लिखे हुए हो, और कौन सा फंक्शन हमने कॉल करना है, दोबारा रीयूज करना है, हम उसका नाम लिखेंगे। जैसे कैलकुलेट ज़कात, कैलकुलेट इंटरेस्ट, कैलकुलेट प्रॉफिट, इस तरह के काफी सारे फंक्शंस होंगे। तो नाम से पता चलेगा कि आपने किसको कॉल करना है, किसको यूज करना है। और डिफाइन के बाद जो बाकी चीजें आप लिखेंगे वो फंक्शन का एक्शन होगा। यानी इसकी बॉडी के अंदर आप आएंगे और आप और मैं वहां पे कोड लिखेंगे। इस तरह करके हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे कि आप बैलेंस निकालिए, इंटरेस्ट निकालिए, इंटरेस्ट को उसमें ऐड कीजिए, दोबारा बैलेंस को सेव कीजिए। ये सारा क्या है, फंक्शन का एक्शन हो गया। एक एग्जांपल हम देखते हैं। हम ये देखिए, हमने लिखा है डिफाइन, और उसके बाद फिर ये ग्रीटिंग्स का एक फंक्शन का नाम लिखा और पैरेंथेसिस लिखी। उसके बाद हमने कहा जी कि एक वेरिएबल है हमारा। ये वेरिएबल से आपका वास्ता काफी पड़ेगा प्रोग्रामिंग के अंदर। तो वेरिएबल एक समझ लीजिए, एक कंटेनर होता है जिसके अंदर मैं और आप कोई वैल्यू स्टोर कर लेते हैं आर्जी तौर पे, और ड्यूरिंग द प्रोग्राम उसको यूज कर सकते हैं। तो हमने कहा जी काउंट का एक वेरिएबल है, उसके अंदर हमने 3 रखा और हमने एक कंडीशन लगाई। हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि वाइल जो है वो एक रेपिटेशन स्ट्रक्चर है, और जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है वो रिपीटेशन स्ट्रक्चर रिपीट होता रहता है। वो स्टेटमेंट, वो एक्शन रिपीट होगा, और जब वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी तो हमारी रेपिटेशन रुक जाएगी या वहां पे बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो हम कह रहे हैं कि काउंट इज ग्रेटर देन 0, यानी 3 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो जब तक ये 0 से बड़ा तब तक आप क्या प्रिंट करते जाओ, हेलो। तो एक दफा हेलो प्रिंट हुआ और नीचे आपने कहा काउंट इज इक्वल टू काउंट -1। तो 3 - 1 कितना हो गया, 2। अब दोबारा ये 2 यहाँ पे गया और चेक हुआ 2 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ठीक हुई। एक दफा फिर हेलो प्रिंट हो गया और दोबारा 2 - 1 हो गया 1। अब ये दोबारा फिर गया और उसने कहा जी 1 ग्रेटर देन 0, बिल्कुल ठीक है। तीसरी दफा फिर हेलो प्रिंट हुआ। अब के बार 1 - 1 क्या हुआ, 0। जब ये तीसरी बार यहाँ पे आया और काउंट यानी 0 इज ग्रेटर देन 0, तो कंडीशन फॉल्स होगी, तो हमारा लूप जो है वो खत्म हो गया। कंट्रोल वाइल से बाहर बाकी प्रोग्राम के अंदर चला गया और आगे जितनी स्टेटमेंट्स होंगी वो प्रिंट हो जाएंगी। तो ये था हमारा कि जी एक फंक्शन को किस तरह आपने डिफाइन करना है। रीयूजेबिलिटी की हमने बात की कि फंक्शन जो है वो एक दफा हम लिखेंगे और उसके नाम से, आइडेंटिफायर से हम जितनी दफा चाहे मर्जी उसको कॉल कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल हमने एक छोटा सा और सिनेरियो देखा है कि अगर हमने कोई कंडीशन लगाई है और अपने प्रोग्राम के अंदर हम कह रहे हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आप क्या करो, प्रोसेस लॉन वाला फंक्शन कॉल कर लो। अब ये कहीं प्रोग्राम में हमने ऊपर या नीचे कहीं कहीं पे भी लिखा होगा पूरे प्रोग्राम के अंदर, यानी आप ये समझ लीजिए इतना हमारा प्रोग्राम है, प्रोसेस लॉन को हमने कहीं ना कहीं लिखा होगा। इसी तरह अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो रिजेक्ट एप्लीकेशन जो है ना, इसको कॉल करो, और रिजेक्ट एप्लीकेशन भी कहीं आप ये समझ लीजिए हमने यहाँ करके कहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह अगर आप समझ लीजिए यानी लोन प्रोसेस करना है तो उसका क्या कोड है, वो यहाँ से यहाँ कॉल हो गया। अदरवाइज कंडीशन फॉल्स है तो ये आपने एक लाइन लिख के फंक्शन कॉल कर लिया, लेकिन लिखा कहीं आपने और हुआ है। 92 है जी हमारी जो आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग है, यानी हम बार बार कह रहे हैं कि ये क्या है, एल्गोरिथम्स एक आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग है इनफैक्ट। तो ये ऐसा नहीं है कि खाली ये सिर्फ क्या है कंप्यूटर साइंस तक महदूद है, ये सारी फील्ड्स के लिए है। इसके अलावा जो बाकी फील्ड्स हैं, जैसे खासकर मैथमेटिक्स की हम बात करें तो वहाँ पे ये डायरेक्ट अप्लाई हो रहा होता है। तो इट्स नॉट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द कंप्यूटर साइंसेज ओनली, बट विद रेस्ट ऑफ द फील्ड्स। इस तरह और भी हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मुझे आपको ये ज़हन में रखनी है वो ये है कि ऐसा नहीं है कि हम हर प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो एल्गोरिथम से ले सकते हैं। इट्स नियर टू इम्पॉसिबल। ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे मेरी आपकी ह्यूमन इंट्यूशन, ह्यूमन स्किल्स, एनालिटिकल थिंकिंग, एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, ये बहुत सारी चीज़ें शुमार की जाती हैं। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम हर एक चीज़ का सॉल्यूशन हमेशा एल्गोरिथम से ही लिया करेंगे। और अगेन इट्स अ स्किल बेसिकली जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होती है, और हमारे एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, रिफाइन होते जाते हैं। आगे चल के आप जब एल्गोरिथम का सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो ये चीज़ें बहुत डिटेल से आप पढ़ेंगे वहाँ पे। जी पोलिया ने जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की फेजेस बताई कि आर्ट ऑफ जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है हमारी, वो जेनेरिक क्या हो सकती है। सबसे पहले क्या करें, आप प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें कि है क्या, वो चाहे कोई भी डोमेन है। हम बाद में इसको प्रोग्रामिंग पे भी अप्लाई करेंगे या कंप्यूटर साइंसेस पे भी, लेकिन आप जेनेरिकली देखें तो यही तरीका होना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम है, आप उसको पहले समझने की कोशिश करें। कोर्स एक प्रॉब्लम है, ये एक एग्जाम एक प्रॉब्लम है, फी पे करना एक प्रॉब्लम है, क्विज देना एक प्रॉब्लम है, ये डिग्री कंप्लीट करना एक प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ें क्या प्रॉब्लम है, तो जस्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इन फैक्ट। उसके बाद मेरा आपका कोई ना कोई क्या एक्शन प्लान डिवाइस होगा, हम कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बनाएंगे, कुछ सोचेंगे कि मैं इस तरह से काम करूंगा, ये तरीकाकार मैं अपनाऊंगा तो फिर जाके काम होगा। अच्छा, जो मैंने तरीकाकार सोचा, जो प्लान मैंने सोचा, उसका मैं क्या करूंगा, कैरी आउट करूंगा, उसको एग्जीक्यूट करूंगा। और एग्जीक्यूट करने के बाद फिर क्या होगा, कोई नताज निकलेंगे ना, तो मुझे उनको वैल्यूएट करना पड़ेगा। वैल्यूएट करना पड़ेगा कि क्या वो किस हद तक एक्यूरेट रहे, और क्या एक सेमेस्टर में जो मेरे प्लान थे वो बेहतर रहे, तो मुझे उनको रीयूज़ करना चाहिए। दोबारा सेमेस्टर 2 में वही चीज़ें करनी चाहिए। और खुदा न खास्ता अगर वो प्लान ठीक नहीं रहे तो क्या दोबारा मुझे वो प्लान ठीक नहीं रहे उनको अडॉप्ट करना चाहिए? यकीनन नहीं, मुझे उनको तब्दील करना चाहिए। तो ये क्या जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग की अप्रोच है। अब हम देखते हैं कि इसको जब हम कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या होगा। सबसे पहले वही काम हमारा होगा कि हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि इनफैक्ट प्रॉब्लम है क्या हमारी इस डोमेन के अंदर, कंप्यूटर साइंसेस की डोमेन के अंदर ये प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद फिर हमने जो कहा था ना डिवाइस ए प्लान, तो यहाँ हम क्या करेंगे, कोई एक एल्गोरिथमिक अप्रोच जो है वो अडॉप्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे हमें डेटा सॉर्ट करना है, हमें डेटा सर्च करना है। अब आप सोचिए जरा कि गूगल का एल्गोरिथम कितना अच्छा होगा। थिंक ऑफ यूट्यूब, कितनी बिलियंस वीडियो पड़ी हुई हैं, और आप जब CS 101 मिड टर्म एग्जाम प्रेप, फाइनल टर्म एग्जाम प्रेप, असाइनमेंट, शॉर्ट लेक्चर कुछ भी आप देते हैं तो इतने सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर वो आपको इतनी वीडियोस ला देता है जो कि बहुत रेलिवेंट होती है। तो आप सोचिए जरा बैठ के कि अंडरलाइंग एल्गोरिथम कितना पावरफुल होगा। इनफैक्ट बहुत ज्यादा पावरफुल है, मेरी आपकी यानी हम सोच नहीं सकते। इसी तरह गूगल कितनी वेबसाइट से गो थ्रू करता है और कैसे क्या क्या चीजें वहां से रीड करता है, और उसके बाद जाके फिर रैंक करता है वेबसाइट्स को, और फिर रेट करता है, और फिर जाके लिस्ट करता है। बहुत बड़ा एल्गोरिथम है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने एक एल्गोरिथम जो है ना वो सिलेक्ट कर लिया, सर्च में ऐसे करूंगा, सॉर्ट में ऐसे करूंगा, कैटेगराइज ऐसे करूंगा। अब आपने उसको डेवलप करना है, और उसके बाद उस एल्गोरिथम को आपने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डालना है, उसको कोड करना है, उसका कोड लिखना है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप उसको लिखेंगे। उसके बाद आपने उसको टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद यकीनन आपको जरूरत पड़ेगी कि आपने उसको कॉन्स्टेंटली रिफाइन करते जाना, इंप्रूव करते जाना। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो अभी हमने पोलियास की अप्रोच पढ़ी है, ये इसकी एक एप्लीकेशन है कंप्यूटर साइंस की डोमेन के अंदर।
यहाँ इस चैप्टर से जो हमारी लर्निंग है या की टेक अवे है, वो आप ये कह सकते हैं कि जो एल्गोरिथम्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग है ना, वो इवॉल्व होती है, वो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती है थ्रू इम्प्लीमेंटेशन। यानी ऐसा नहीं होता कि हमने एक प्रॉब्लम देखी, हमने उसका एल्गोरिथम सोचा, उसको डिवाइस कर दिया और वो बिल्कुल ठीक निकला नहीं, ऐसा नहीं होता। आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बाद फिर आप नताइज देखते हैं, जैसे कहा ना इवॉल्व होगा टाइम के ऊपर और हम देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे और ये सारी चीज़ें फिर देखेंगे। तो इस देखने के बाद यानी बारहा हम महसूस करते हैं कि इसके अंदर जो है वो बेहतरी की ज़रूरत है, देयर आर रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, और हम ऐसा करते चले जाते हैं। और दूसरी चीज़ हमें ये भी पता चलती है कि इसके अंदर एक कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं, ठीक है ना? यानी देयर आर डिफरेंट सिनेरियोज़ जो कि इसके अंदर आ सकते हैं और कुछ यूज़ केसेस ऐसे हैं जो शायद इसके अंदर कवर ना हो रहे हों। तो ये आपने और मैंने ज़हन में रखना है व्हाइल वी आर सॉल्विंग आवर प्रॉब्लम्स और ट्राइंग टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम यूजिंग एल्गोरिथम्स। ओके जी, 93 के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम जो है वो दिया हुआ है। दे कॉल इट इज गेटिंग योर फुट इनटू द डोर और इन द डोर। तो ये देखने हैं बेसिकली कि अब आपने थ्योरेटिकल काफी डिस्कशन कर ली है, तो वो कहते हैं जरा अब अपना जो है ना थोड़ा सा इसको एक्शन में देखें। तो यहाँ पे केस दिया हुआ है, प्रॉब्लम मैंने लिस्ट कर ली है और मैं और आप उसको अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। और थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि मैं आपको वो अप्रोच भी बताऊं जो इस एग्जाम्पल से मुझे आपको सिखाने की कोशिश की गई है। सिनेरियो बहुत सिंपल है। वो कह रहे हैं जी ए बी सी और डी 4 लोग हैं, ये रेस में हिस्सा ले रहे हैं और ये कुछ प्रेडिक्शंस हैं, इनको जरा ध्यान से देखिए। ए कहता है जी कि बी जीतेगा, जबकि बी कहता है, वो एक प्रेडिक्शन करता है कि डी जो है वो सबसे लास्ट में रहेगा। सी एक प्रेडिक्शन करता है, वो कहता है कि जी ए जो है वो तीसरे नंबर पर जाके आएगा, और डी एक प्रेडिक्शन करता है, वो क्या कर रहा है कि जी ए ने जो प्रेडिक्शन की है ना वो बिल्कुल ठीक है। तो ये 4 प्रेडिक्शन होगी। अच्छा, नीचे हमें ये कंस्ट्रेंट दिया गया है, वो ये है ओनली वन ऑफ दीज प्रेडिक्शंस। ये इंपॉर्टेंट है कि एक प्रेडिक्शन इसमें से ठीक हो सकती है, इनफैक्ट थी, और वो प्रेडिक्शन किसकी थी? विनर की थी। ये भी याद रखना है आपने। तो आप बताइए कि किस ऑर्डर से ये लोग ए बी सी डी और ये किस नंबर पे आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ए ने और डी ने प्रेडिक्शन की, यानी ए ने एक प्रेडिक्शन की और डी ने कहा कि ये ए वाली जो प्रेडिक्शन है ये बिल्कुल ठीक है, जबकि हम कह रहे हैं कि एक वक्त में एक प्रेडिक्शन ठीक हो सकती है। इसका मतलब है क्षण है, तो दोनों एक वक्त में ठीक नहीं हो सकती, ये दोनों तो निकल गई। अब देखिए कि ए ने कहा बी जीतेगा, इसका मतलब है बी तो नहीं जीता, और हम कह रहे हैं प्रेडिक्शन ठीक किसकी थी? विनर की। इसका मतलब है बी नहीं जीता, क्योंकि ए की जो प्रेडिक्शन गलत होगी ना, और ए ने यही कहा था बी जीतेगा, और इसका मतलब अगर ए की प्रेडिक्शन गलत था तो फिर बी नहीं जीता। इसका मतलब फिर जीता कौन? सी। इसका मतलब कि सबसे पहले आया सी। सी ने क्या प्रेडिक्शन की कि ए वुड बी थर्ड, तो इसका मतलब है ये पहले नंबर पे ये है, दूसरा और ये तीसरा। तीसरे नंबर पे उसने कहा कि ए आएगा, तो ए यहाँ पे आ गया हमारा। और चूंकि हम कह चुके हैं कि ए और डी की जो प्रेडिक्शन है वो गलत है, तो क्योंकि दोनों एक वक्त में ठीक नहीं हो सकती, और हमने कहा कि सिर्फ ए की प्रेडिक्शन ठीक हो सकती है, इसका मतलब ये है कि हमें बी की प्रेडिक्शन लेनी पड़ेगी। और वो बी की प्रेडिक्शन क्या है कि डी लास्ट में आया, तो यहाँ हमारे पास ये डी अगर लास्ट में आता है तो यकीनन यहाँ पे फिर सेकंड पे कौन आ रहा होगा? बी। तो ये बनती है तरतीब। तो यूं हमारे पास फाइनल जो शक्ल बनेगी कुछ के, वो सी पहले नंबर पे आ रहा है, बी जो है वो सेकंड नंबर पे है, ए जो है वो थर्ड पे है और डी जो है वो फोर्थ पे है। तो ये सी बी ए डी, ये कुछ तरतीब बनेगी। आप कोशिश कीजिए इसको जरा अपने तौर पे दोबारा सोचिए और इसको प्रॉब्लम को अप्रोच करने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद सोचिए कि एल्गोरिथम्स कैसे आपने सेलेक्ट करना होता है, या कैसे एक एल्गोरिथम जो है वो प्रॉब्लम को अप्रोच करने में हमारी हेल्प करता है। तो ये एक तरीका है जो बेसिकली मुझे आपको सिखाया गया है, उसकी कोशिश की गई है कि एल्गोरिथम की अप्रोच मुझे आपको सिखाई जाए। ओके जी, 94 है हमारे पास। अगेन एल्गोरिथम डिस्कवरी स्ट्रेटजी नंबर 1 है, उसका यह पार्ट 1 है। आप कह सकते हैं कि कहा जाता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इनोवेटिव थिंकिंग ज़रूरी है। यानी ज़ाहिर बात है, एक मेरे जैसा एक एवरेज आदमी कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है? तो ज़रूरी है उसके लिए कि आप इनोवेटिव हों, आप क्रिएटिव थिंकिंग करते हो, तब जाके प्रॉब्लम सॉल्व होती है। यानी एक प्रॉब्लम आ गई, आपने 2 3 4 सॉल्यूशन दिए, ये वायबल नहीं है, दूसरा दिया, ये फिजिबल नहीं है, आपने तीसरा दिया, ये प्रैक्टिकल नहीं है, आपने चौथा दिया, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, आपने पांचवा दिया। सो ये आप अल्टरनेट सॉल्यूशन आप देते जा रहे हैं। आप कह रहे हैं ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये भी मुमकिन है, ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी हो सकता है, इसको भी जरा सोचिए। तो ये क्या कहलाता है? क्रिएटिव थिंकिंग, इनोवेटिव थिंकिंग, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ठीक है, और यकीनन आप में से माशाल्लाह लोग बहुत शार्प हैं, उनके अंदर ये स्किल अल्लाह ताला ने सलाहियत दी हुई है। एक जनरल अप्रोच हमारी क्या हो सकती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? हम बैकवर्ड जा सकते हैं, यानी बैक ट्रैक कर सकते हैं। बैक ट्रैक ये है कि आपके पास एक सोल्यूशन दिया हुआ है, अब वहां से बैक ट्रैक करते हुए शुरू में आते हैं
और सबसे आसान मिसाल इसकी क्या दी हुई है कि आपके पास कोई परिंदा दिया हुआ है, आप ये समझ लीजिए कागज से बचपन में आप एक परिंदा वगैरह बनाते होते थे, तो आप उस बने हुए परिंदे को अनफोल्ड करते जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि उसको कैसे बनाया गया था। तो आप आउटपुट से वापस कहाँ पे आ रहे हैं, बैक ट्रैक करते हुए आ रहे हैं कि इनफैक्ट ये यहाँ तक पहुंचा कैसे, कितनी फोल्ड्स किए, किस किस तरतीब से किए गए, तो ये प्रोडक्ट बनी। ठीक हो गया। तो ये हमारी क्या कहलाती है, वर्क बैकवर्ड। दूसरा ये हो सकता है कि आप उस डोमेन में सिमिलर प्रॉब्लम जो पहले लोगों ने हल की हुई है उनको देखें और उसके बाद जो है वो अप्रोच करें कि क्या इनमें से कौन सी जो है वो सोल्यूशन हमारी इस करंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। जैसे मैंने कहा इस सॉर्टिंग के बहुत एल्गोरिथम्स बने हुए हैं, अब मुझे आपको देखना है कि मेरी सिचुएशन में कौन सा बेहतर है, या इन द टर्म्स ऑफ एफर्ट, इन द टर्म्स ऑफ टाइम, इन द टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज कौन सा मुझे बेहतर लगेगा, मेरे पास कंस्ट्रेंट क्या है और उस कंस्ट्रेंट को अच्छा एड्रेस कौन कर सकता है, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट या कोई और सॉर्टिंग एल्गोरिथम। तो ये मुझे देखना है। तो ये दो चीजें हो सकती हैं जो मैं इनमें से कोई एक अडॉप्ट कर सकता हूँ। और प्रोग्रामिंग में हमारे पास क्या एक्चुअली गोल होता है या उसका मकसद क्या होता है कि हमने कोई एक जनरल एल्गोरिदम्स बनाना होता है, कोई स्पेसिफिक केस नहीं देखना होता। यानी एक कोई प्रॉब्लम है, उसके अंदर कोई 50 सिनेरियो हो सकते हैं, 2-3 जो है वो बहुत स्पेसिफिक किस्म के हैं, तो हमें सिर्फ उनको नहीं देखना, हमें क्या करना है, सबको देखना और कोशिश करनी है कि एक जनरल सिनेरियो बनाएं। तो कोशिश करनी है हमने कि एक जनरल जो सोल्यूशन बनाए वो सारे जो सिनेरियोज हैं उन सबको एड्रेस करता हो, उन सबकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हो। उसके बाद यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल देने की कोशिश की गई है और कहा गया है कि आप ये समझ लीजिए कि आपने कोई लिस्ट जो है वो सॉर्ट करनी है और उसमें से एक लिस्ट हो सकती है कि आपने उसमें से नेम स्वैप करने हो। तो ये ना सोचिएगा कि जनरल मैं कुछ और बना लूंगा और स्पेसिफिक इसके लिए मैं कुछ और बना लूंगा, नहीं, आपने वो भी ज़हन में रखना है कि एक खास कर लिस्ट, अगर 5 लिस्ट में नॉर्मल सॉर्ट कर पा रहा हूँ तो एक लिस्ट के साथ ये केस भी है कि शायद हम मुझे उनको 2 नाम आपस में, पहला दूसरा, फिर दूसरा तीसरा, फिर तीसरा चौथा, ऐसे करके स्वैप भी करने पड़ेंगे। तो हमें ये स्पेशल केस भी एनालाइज करने पड़ते हैं और उसके बाद फिर क्या करना पड़ता है, वो जनरल सॉल्यूशन देना पड़ता है जिसकी एप्लीकेशन क्या होती है, ब्रॉडर होती है, ज़्यादा होती है। अगेन नॉट स्पेसिफिक, अगेन हमें कोई जनरल सॉल्यूशन ही देना चाहिए और देना पड़ता है। और यहाँ से आपकी टेक अवे ये ले सकते हैं या हमारी लर्निंग ये हो सकती है कि हमारा जो गोल होना चाहिए अगेन कि स्पेशल केसेस को भी हेल्प करे, और ये स्पेशल केसेस जो हैं अगेन ये हमें बहुत एक अच्छी इनसाइट प्रोवाइड करते हैं, हमारी थोड़ी सी थिंकिंग ब्रॉडर हो जाती है। हम कहते हैं इसका मतलब है ये वाला केस भी आ सकता है और मेरे सोल्यूशन में ये केस भी होना चाहिए। यानी जहां मैं और आप सोल्यूशन दे रहे हैं एक जर्नल सा, वहां पे हम स्पेसिफिक केसेस को भी जरूर कंसिडर करें। यानी मैं और आप सोच सकते हैं कि मुमकिन है कल को ऐसा भी हो जाए, ऐसा भी मुमकिन हो सकता है, ये भी कंसिडरेशन होनी चाहिए। राइट जी, अभी उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम एल्गोरिथम डिस्कवरी को। स्ट्रेटेजी हम क्या बना रहे हैं, पार्ट 2 है उसका यहाँ पे 95 मॉड्यूल के अंदर। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जी स्टेप वाइज रिफाइनमेंट क्या होती है। मेरा ख्याल है कि इस हेड से आप बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। 2 लफ्ज़ों को अलग कीजिएगा, पहले रिफाइनमेंट को अलग कीजिएगा। यानी जो कुछ हमने बनाया, डिवाइस किया, ऐसा नहीं है कि ये हरफ आखिर है, नहीं, बल्कि क्या है, इसको इम्प्रूव करते चले जाएंगे। लेकिन ये इम्प्रूवमेंट क्या होगी, क्या हम एक दफ़ा इसको देखें, बैठें और सालों सोचते रहें और उसके बाद फिर कोई फैसला करें, नहीं, हम इसको स्टेप बाय इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी कभी हम इसका टाइम बेहतर कर सकेंगे, कभी हम इसकी एप्लीकेशन बेहतर कर सकेंगे, कभी सिनेरियोज कोई और कवर करेंगे, कभी एफिशिएंसी पे जाएंगे, कभी रिसोर्सेज देखेंगे, ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन बट इन दी स्टेप वाइज प्रोसेस। अगर हम किसी की एप्लीकेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि हम एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करेंगे और उसके बाद उसकी सब प्रॉब्लम्स बनाएंगे, लेकिन वो सब प्रॉब्लम्स इतनी होंगी कि हम उनको आसानी से मैनेज कर सकेंगे। तो ये हमारी क्या अप्रोच होगी, स्टेप वाइज रिफाइनमेंट। इसका प्रोसेस क्या है, अपनी प्रॉब्लम को देखेंगे एज ए सब प्रॉब्लम्स। ठीक है, यानी हमारे पास एक प्रॉब्लम थी, हमने उसकी डिवाइड करके सब प्रॉब्लम्स बना दी है। अब हमने क्या देखना है, हमने देखना है अपनी सब प्रॉब्लम को। यानी बड़ी प्रॉब्लम हमने नहीं देखनी है। मिसाल के तौर पे सेमेस्टर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन हमने उसको ब्रेक डाउन कर दिया कि CS 101 अलग देखनी है, मैथ 101 अलग देखनी है, इंग्लिश 101 अलग देखनी है। तो ये क्या है, हम अपनी सब प्रॉब्लम देख रहे हैं। इसको भी मजीद हम क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं। यानी हर सब प्रॉब्लम को
अगेन छोटे छोटे और प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ तक कि वो इजी टू सॉल्व हो जाए। यानी हमने सेमेस्टर को डिवाइड किया अपने सब्जेक्ट के अंदर। अभी आपने कहा सब्जेक्ट भी बहुत मुश्किल हो रहा है, तो सब्जेक्ट को डिवाइड कर देंगे, कहेंगे कि अच्छा क्विज को फोकस कर लेते हैं, अच्छा अब असाइनमेंट को फोकस कर लेते हैं, अब सिर्फ मिड टर्म को फोकस कर लेते हैं। तो यूं डिग्री को आपने ब्रेक डाउन किया सेमेस्टर में, सेमेस्टर को ब्रेक डाउन आपने किया सब्जेक्ट्स में, और सब्जेक्ट को ब्रेक डाउन आपने किया एक्टिविटीज में। तो ये क्या है, आपकी स्टेप वाइज रिफाइनमेंट है। अब एक एक चीज को देखते जाइए, बेहतर करते चले जाइए। तो ये बेसिकली एक अप्रोच सिखाई गई है मुझे आपको। अच्छा, इसमें भी मेथोडोलॉजीज क्या आप यूज कर सकते हैं। एक है टॉप डाउन अप्रोच। इसमें हम क्या करते हैं, एक जनरल चीज से हम शुरू करते हैं, जनरल कॉन्सेप्ट से, और उसको रिफाइन करते करते हम अपनी स्पेसिफिक कंडीशन पे आ जाते हैं। बॉटम अप जो है ये इसके बिल्कुल उल्ट है। इसमें हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक से स्टार्ट करते हैं और एक जनरल सॉल्यूशन बिल्ड कर लेते हैं। यानी आपको कल को अगर अपने किसी प्रोग्राम के अंदर कोई मसला आता है तो आप एक उसका हल लिख लेते हैं, और उसके बाद फिर आप कहते हैं कि अच्छा ये प्रॉब्लम मुझे तो आ गई, लेकिन मैं इसको ना जनरलाइज कर दूं और एक एल्गोरिथम लिख दूं, ताकि मेरे बाद आने वाले जो लोग हैं अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व करें या उनको ये सॉल्व करनी हो तो मेरा एल्गोरिथम वो यूज कर लें। तो यूं आपने एक स्पेसिफिक केस को हल भी कर दिया और अपने इस केस को जनरलाइज करके लोगों के लिए छोड़ दिया कि भाई कल को आप लोग इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, तो ये मेरे वाला एल्गोरिथम पड़ा हुआ है, आप इसको यूज करके अपना हल कर सकते हैं। तो ये क्या होगी, बॉटम अप अप्रोच होगी। और गोल यहाँ पे क्या है कि हमने अपना जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो प्रोसेस है उसको क्या करना है, किसी न किसी तरह से सिंप्लीफाई करना है, और जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है वो हमें इजी लगे। और यहाँ पे जो प्रोसेस हम अडॉप्ट करेंगे उसको क्या होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए और उसको इफेक्टिव होना चाहिए। यानी हमारे आपके एल्गोरिथम का जो सोल्यूशन हम दे रहे हैं और जिसको हमने अभी क्या कहा, हमारी सिंप्लीफिकेशन का जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, इतना एफिशिएंट होना चाहिए, इतना अच्छा इफेक्टिव होना चाहिए, जो प्रॉब्लम थी सही उसका सोल्यूशन है, और वो लेस टाइम में लेस रिसोर्सेज यूज करते हुए लेस कम्प्लेक्सिटी को, बेहतर रीडेबिलिटी को, बेहतर मैनेजेबिलिटी को, इन चीज़ों को हमने सामने रख के बनाया है। तो यकीनन हम कह सकते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो एल्गोरिथम है, ये जो हमने डिवाइस किया है, वो बहुत एफिशिएंट और बहुत इफेक्टिव है। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हमारे मॉड्यूल नंबर 91 से लेकर 95 तक कंप्लीट हुए हैं। हमने एल्गोरिथम की डिस्कशन को थोड़ा सा मजीद कंटिन्यू किया है, ऐसा ऐसा चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं हम, और हमारी कोशिश होती है कि थोड़ा सा इसको समराइज भी करें लेकिन आसान भी रखें आपके समझने की खातिर। फिर भी आपका कोई सवाल हो, कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक देना चाहें कि हम ये कंटेंट आपके लिए बनाते हैं, तो जैसा आप देखना चाह रहे हैं हम इसको उसी तरह से टेलर करते रहें, ताकि आपकी इंटरेस्ट, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी प्रिपरेशन और आपकी लर्निंग, इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा एनहेंस किया जा सके। अगेन हम भी चाहेंगे ये कंटेंट एफिशिएंट भी हो और ये कंटेंट इफेक्टिव भी हो इंशाल्लाह आपके लिए ढेर दुआएं, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां फरमाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, मॉड्यूल नंबर 96 से ऑनवर्ड इंशाल्लाह 100। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात होती है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और कंटेंट जो है वो रिव्यू करते रहिएगा। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। बस जाते जाते यही बात कहूंगा, चलें आपसे बात होती है अगली वीडियो में। फी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।